आज की ये कहानी पंजाब के लुधियाना की है। पंजाब के लुधियाना में एक बिजनेसमैन फैमिली जिसका उस इलाके में काफ़ी रसूख था। हर कोई जानता था कि ये किसकी फैमिली है या ये कौन है। उस इलाके में, एक पोर्श इलाके में ये फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली के मुखिया का नाम था सुनील जैन। सुनील जैन उस इलाके में काफ़ी माने जाने थे, हर कोई उन्हें जानता था। सुनील जैन साल 2002 में अचानक कुछ अनजान लोग आते हैं और सुनील जैन के ऊपर ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हैं और सुनील जैन की वहीं जान चली जाती है। पुलिस आती है, तफ्तीश करती है, जांच करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। साल 2002 से 2005 आ जाता है। 3 साल गुजरने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पुलिस ना तो किसी कातिल को पकड़ती है और ना तो कोई ऐसा प्रूफ उनके पास होता है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस सुनील जैन का कत्ल किसने किया। वक्त बीतता है। उस फैमिली की जो मुखिया बनती हैं वो रिया जैन, सुनील जैन की पत्नी। सुनील जैन के छोड़े हुए तमाम बिजनेस को रिया जैन हैंडल करती हैं। उनका एक बेटा भी होता है, सुभाष जैन। सब कुछ देख रेख अब रिया जैन खुद करती थी। रिया जैन डेली रूटीन के मुताबिक उनका काम यह था कि जब भी वो सुबह सोकर उठती, उसके बाद फिर वो गाड़ी निकालती और गाड़ी से वहीं पर एक क्लब होता जहाँ पर वो स्विमिंग करने जाया करती, यानी अपनी बॉडी को मेंटेन के लिए वो तैराकी करती। डेली रूटीन के हिसाब से वो जाया करती। 31 जुलाई 2005 31 जुलाई 2005 को भी डेली रूटीन के मुताबिक रिया जैन उस घर से निकलती हैं, गाड़ी में बैठती और उसके बाद उस क्लब में जाती हैं। और क्लब में जाने के बाद उसके बाद से रिया जैन का कोई भी पता नहीं चलता है। लगभग दोपहर हो जाती है। रिया जैन ना ऑफिस पहुंचती हैं और ना घर वापस आती है। पूछताछ की जाती है, आस पड़ोस में पूछताछ की जाती है, ऑफिस में पूछताछ की जाती है, लेकिन रिया जैन का कोई भी पता नहीं चलता। उस इलाके में जहाँ पर वो तैराकी करने के लिए जाया करती, उस इलाके में भी पूछताछ की गई, उस क्लब में भी पूछताछ की गई, लेकिन रिया जैन का कोई भी पता नहीं चला। अब उसके बाद रिया जैन के चाचा ने रिया जैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थाने में। जलगांव थाने में रिया जैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है। उसके बाद फिर पुलिस अपने हिसाब से इस केस को हैंडल करती है, खोजबीन करती है, लेकिन उसके बाद भी लगभग 2 दिन गुजर जाता है, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। पुलिस तमाम इलाके में रिया जैन के नाम से पोस्टर लगवाती है और बाकी उस इलाके में रिया जैन का काफ़ी रसूख था। सब कोई जानता था कि रिया जैन है कौन, और अखबारों में भी न्यूज़ आ चुकी थी कि रिया जैन गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखी गई है और रिया जैन का कोई भी पता नहीं चल रहा है। अब ये सब कुछ होने के बाद पुलिस को कुछ नहीं पता चलता है। पुलिस के हाथ कोई भी प्रूफ, कोई भी जो क्लू हो जिससे ये पता लगाया जा सके कि रिया जैन कहाँ गई थी और कहाँ पर इस वक्त है, ये पुलिस को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। तभी अचानक पुलिस को एक कॉल आती है और वो कॉल दिल्ली से होती है। दिल्ली पुलिस की कॉल आती है और उस कॉल में एक गाड़ी का पता बताया जाता है कि फला नंबर की कार जो कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी हुई, और ये कार किसी और की नहीं बल्कि रिया जैन की वही कार थी जिससे रिया जैन घर से निकलती हैं और उस क्लब में जाती हैं स्विमिंग के लिए। असल में पुलिस इस कार की डिटेल को उस तमाम इलाकों में फैला चुकी थी, यानी अगल बगल के जो ज़िला था उस वहाँ पर भी ये रिपोर्ट पहुँचा दी गई थी, ये कार की डिटेल्स पहुँचा दी गई थी। और बाकी पंजाब से सटे जितने भी स्टेट्स थे, यानी यूपी, दिल्ली और गुजरात, ये सारे इलाके जो दूर भी थे या सटे भी थे, इन तमाम इलाकों में इस गाड़ी के बारे में खबर पहुंचा दी गई थी कि अगर इस तरह की कोई कार आपके इलाके में दिखती है तो फ़ौरन कांटेक्ट किया जाए। अब जब ये न्यूज़ हर इलाके में पहुंच चुकी थी तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक पुलिस वाला जो कि उस पार्किंग में सिक्योरिटी गार्ड था, वो लगा हुआ था वहाँ। अचानक उसे एक कार दिखती है कि वो एक कार जो कि पार्किंग में ब्लैक कलर की होंडा स्कॉट कार खड़ी हुई है, और वो कार का नंबर वही है जो नंबर लुधियाना पुलिस के मुताबिक दिया गया था कि इस नंबर की कार अगर दिखे तो बताया जाए। वो सेम नंबर, वो अपने आला अफसरान को बुलाता है, दिखाता है, और देखने के बाद आला अफसरान भी कहते हैं कि हाँ ये वही कार है। फिर फ़ोन करते हैं लुधियाना पुलिस को
यानी लुधियाना की पुलिस को कॉल आती है और उसमें बताया जाता है, उस कार की डिटेल बताई जाती है। अब लुधियाना पुलिस जाती है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में जाती है और उस कार की पहचान कराती है रिया जैन के बेटे से। रिया जैन का बेटा उस कार को पहचान लेता है और कहता है कि हाँ, ये यही कार है। अब पुलिस की जो थ्योरी यहाँ पर काम कर रही थी, वो थ्योरी ये थी कि पुलिस के मुताबिक रिया जैन लुधियाना से दिल्ली आती हैं और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अपनी कार को पार्किंग करती हैं और पार्किंग में लगाने के बाद फिर वो किसी दूसरे मुल्क चली जाती हैं, क्योंकि ये कार की जो पार्किंग थी वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में थी, यानी डोमेस्टिक नहीं, यानी किसी स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए जो एयरपोर्ट था वहाँ पर ये नहीं खड़ी थी, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी थी। अब पुलिस की ये थ्योरी थी, बाकी वहाँ के स्टाफ की भी यही थ्योरी चल रही थी। अब पुलिस उस कार को बरामद करती है और उसके बाद इसमें जांच की कोशिश करती है कि आखिर ये मामला वाकई में ऐसा कुछ है कि स्टेट छोड़कर या फिर मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाया गया रिया जैन के मुताबिक। लेकिन पुलिस के हाथ इसमें भी काफ़ी कुछ नहीं लगता है। उसकी वजह ये होती है कि रिया जैन का पासपोर्ट जो होता है वो पासपोर्ट रिया जैन के घर के कबाड़ में मिल जाते हैं। उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि जब रिया जैन के पास पासपोर्ट ही नहीं तो रिया जैन दूसरे मुल्क जा कैसे सकती। फिर ये हुआ कि हो सकता है कि किसी दूसरे स्टेट गई, तो दूसरे स्टेट जाने का भी सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि गाड़ी की जो पार्किंग थी वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्क की गई थी। इस वजह से पुलिस को ये हो चुका था, क्लियर हो गया था कि ये किसी दूसरे मुल्क में जाने का मामला नहीं। अब उसके बाद फिर पुलिस लगी रहती है, तफ्तीश करती है, लोगों के कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स का मतलब सारे जिनके ऊपर शक होता सबकी कॉल डिटेल्स निकालती है। लगभग 7 महीने गुजर जाते हैं। 7 महीने गुजरने के बाद अब रिया जैन का कोई भी क्लू सामने नहीं आया था कि रिया जैन इस वक्त कहाँ पर है। और नए एसपी आते हैं। नए एसपी का जो मेन टास्क होता है वो यही होता है कि रिया जैन की गुमशुदगी का पता लगाना, और अगर इस मामले में कोई दूसरा रूह भी निकल के सामने आता है तो उसको साफ तौर पे उसका खुलासा करना। ये सब कुछ मेन जिम्मेदारी वहाँ के एसपी की थी, जो कि अभी नए ड्यूटी पर आए थे 7 महीने के बाद। तभी उनको अचानक पुलिस के मुखबिर के मुताबिक एक खबर मिलती है, और वो खबर ये होती है कि जेल में एक कैदी है जिसका नाम मक्खन सिंह है। उसके मुताबिक एक खबर निकल कर सामने आती है कि जो मशहूर बिजनेसमैन रिया जैन है उनके खिलाफ लगभग 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई है। अब यह खबर पुलिस के मुखबिर के द्वारा पुलिस को मिलती है। पुलिस कोशिश करती है मक्खन सिंह तक पहुंचने की, लेकिन होता यह है कि मक्खन सिंह का भी मर्डर हो जाता है। मक्खन सिंह का मर्डर होता है तो ये साफ तौर पे हो जाता है कि रिया जैन की जान खतरे में, या तो रिया जैन को मार दिया गया है। अब मक्खन सिंह से कोई क्लू नहीं मिलता जो कि एक गवाह या एक क्लू जो वो दे सकता था। अब वो भी रास्ता बंद हो चुका था पुलिस के लिए। इसी बीच पुलिस पूछताछ करती है। घर वालों से पूछताछ में रिया जैन के बेटे से जब पुलिस पूछती है तो पता ये चलता है कि उसने एक व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगाया कि मुझे शक है कि इस मामले में ये शामिल हो सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि सुनील जैन के बड़े भाई अनिल जैन थे, यानी रिया जैन के जेठ। रिया जैन के जेठ के ऊपर जब ये एलिगेशन लगा तो पुलिस रिया जैन के जेठ से जब बातचीत करती है तो रिया जैन के जेठ ने यानी अनिल जैन अपने आप को इस केस से पीछे हटाते हैं, और वो कहते हैं कि इस मामले में उनका कोई भी हाथ नहीं है। जब सुनील जैन का मर्डर हुआ था 3 साल पहले तो उस वक्त भी एलिगेशन अनिल जैन पे आया था, लेकिन अनिल जैन उस वक्त भी अपने आप को पीछे हटाते गए और उनके खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण अनिल जैन को छोड़ दिया गया था। अब जब अनिल जैन पे इस वक्त मामला आ जाता है तो अनिल जैन से थोड़ी मोड़ी पूछताछ की जाती है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। अब पुलिस तमाम लोगों के कॉल डिटेल्स को चेक करती है। इसी बीच जब अनिल जैन की कॉल डिटेल चेक की जाती है तो उसमें कुछ ऐसा सामने आता है कि अनिल जैन का कांटेक्ट कुछ ऐसे लोगों से है जिनका कांटेक्ट जेल में बंद मक्खन सिंह से था। यानी मक्खन सिंह के जो जान पहचान के लोग हैं उनसे अनिल जैन की भी पहचान है। अब जब थोड़ा और अंदर जाया जाता है तो पता चलता है कि ये जो 3 हैं ये इनके खिलाफ कई केसेस हैं, यानी किडनैपिंग के हैं, यानी इनका कॉलर खुद दागदार है, यानी ये एक क्रिमिनल है, और क्रिमिनल से ताल्लुक एक ऐसे व्यक्ति का जिसके भाई का कुछ दिन पहले मर्डर होता है, और उसके बाद उसकी जो
भाई की बीवी है उसकी किडनैपिंग होती है। अब पुलिस को जब ये थ्योरी समझ में आने लगी तो पुलिस सबसे पहले उन तीनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती है। पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करने के बाद वो तीनों टूट जाते हैं और तीनों ने ये बात को कबूल लिया कि हमें सुपारी दी गई थी रिया जैन को मारने के लिए, और वो कोई और नहीं बल्कि रिया जैन के जेल अनिल जैन ने ही दी थी। अनिल जैन ने जब इसकी सुपारी दी तो हम लोगों ने सुपारी लेके रिया जैन को इस तरीके से मार दिया। उसके बाद पुलिस जाती है, अनिल जैन को गिरफ्तार करती है। पूरे मामले की जब तफ्तीश होती है तो कहानी निकल कर सामने आती है और कहानी ये होती है कि रिया जैन जब अपने घर से स्विमिंग के लिए उस क्लब में जाती है तो उस वक्त क्लब से जब वापस आते हैं तो उसी वक्त ये तीनों लोग जाते हैं वहाँ से और उसको उसी की कार में किडनैप करते हैं। और किडनैप करने के बाद उसी लुधियाना के इलाके में जहाँ पर अनिल जैन की एक फैक्ट्री थी, कपड़े की फैक्ट्री, उस कपड़े की फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है और वहाँ पर उसे टॉर्चर किया जाता है, 3rd डिग्री दिया जाता है और कई पेपर्स पे साइन कराए जाते हैं। और ये सब करने के बाद रिया जैन को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन आजकल डायबिटीज़ के पेशेंट करते हैं, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो 2 इंजेक्शन अगर कोई इंसुलिन का लगा लिया तो शायद उसके लिए वो मौत के लिए काफ़ी हो जाती है। अब वो इंसुलिन का इंजेक्शन उसे लगातार 3 दिया गया। इंसुलिन का इंजेक्शन इसलिए दिया गया ताकि मौत जब इसकी साबित हो तो वो एक ओवरडोज के कारण, यानी कोई मर्डर या कोई कत्ल की इस तरीके की कोशिश ना दिखाई दे कि जिससे साफ तौर पे ये पता लगाया जा सके कि इसका मर्डर हुआ है। अब ये सब करने के बाद उसके बाद उसी जो कंपनी यानी उसी वर्कशॉप में एक टैंक जहाँ पर इसकी लाश को डाल दिया जाता है। अब सेफ्टी टैंक में ये लाश को डालने के बाद अब लगभग वक्त बीतता जाता है, 7 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद इस मामले का जब खुलासा होता है तो पुलिस अनिल जैन को लेवा कर जाती है उस कंपनी में, उस वर्कशॉप में जहाँ पर ये रिया जैन की लाश को उस टैंक में डाला हुआ था। उस जगह पर जाने के बाद फिर वहाँ से उस टैंक से निकाला गया तो देखा गया कि वहाँ पर हड्डी थी, यानी कंकाल उसके मौजूद थे। अब बाकी सब कुछ खत्म हो चुका था, यानी इस मौत को भी लगभग 7 महीने गुजर चुके थे। अब ये सब होने के बाद फिर अदालत में ये केस जाता है। लगभग साल 2012 में इस केस का फैसला आता है और फैसला ये होता है कि इन चारों को, यानी 3 वो व्यक्ति और अनिल जैन को मिलाकर सबको ताउम्र सज़ा दी जाती है, यानी उम्र कैद की, जब तक वो जिंदा हैं जेल में रहेंगे। इसकी सज़ा हो जाती है। उसके बाद ये केस को वो हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। अभी हाई कोर्ट में इसका फैसला नहीं आया है। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।